और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जलवा बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। यूट्यूब पर 30 लाख हुए सब्सक्राइबर्स। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारी इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको बता दें कौन सी वो 5 बड़ी खबरें होंगी जिनको लेकर आप विस्तार से जानकारी इस बुलेटिन में देखेंगे। सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पीएफआई से जुड़े लोगों पर एनआईए की छापेमारी की, और उसके बाद चर्चा करेंगे शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक की भी, क्योंकि कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। उस बारे में भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियां एक बार फिर से तेज हो गई हैं। सर्वे किए जाने की बात सामने आई है, इसे लेकर भी विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। कर्नाटक की भी चर्चा इस बुलेटिन में करेंगे, क्योंकि प्रचार के रण में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम बीजेपी नेता अपना दमखम आज दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ 5वीं खबर, इसके अलावा चीता उदय की मौत का जो खुलासा हुआ है उस पर भी गहराई से चिंतन मंथन इस पूरे बुलेटिन में हम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और विस्तार से खबरों पर चर्चा की शुरुआत, जिसमें सबसे पहले बात हम पीएफआई से जुड़े लोगों की करेंगे। एनआईए का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। पहले भी इस तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में हुई, और एक बार फिर से उसी तरह की कार्रवाई की तस्वीरें नजर आ रही हैं। देश भर में एनआईए का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी एनआईए का सर्च ऑपरेशन, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कार्रवाई का दौर चल रहा है। देश में करीब 17 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई एनआईए की टीम की तरफ से एक बार फिर से की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, करीब 17 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर देश में छापेमारी चल रही है। पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन, पहले ही इसे प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद, कार्रवाई के बावजूद यहां कनेक्शंस कहीं ना कहीं एनआईए की तरफ से पाए गए। इस वजह से एक्शन की तैयारी एक बार फिर से, मेगा स्ट्राइक भी हुई, आपने देखी थी किस तरह से जो कार्रवाई का दौर चला उसमें तमाम आरोपियों के नाम भी सामने आए, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, कई सारे कनेक्शंस का खुलासा भी हुआ। लेकिन इतनी कड़ी कार्रवाई के बावजूद कुछ लोकेशंस ऐसे जहां पर पीएफआई संबंधित गतिविधियां पाई गई हैं। अब चूंकि ये एक प्रतिबंधित संगठन है, इस वजह से एनआईए के लिए बहुत जरूरी कि सर्च ऑपरेशन चलाकर इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। तो ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, और एक्सक्लूसिव फुटेज भी न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि काफी गोपनीय होता है ये सब, लेकिन फिर भी सर्च ऑपरेशन से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी और एनआईए की टीम की मौजूदगी उन तमाम क्षेत्रों में जहां पर कहीं ना कहीं पीएफआई से जुड़ा हलचल पाया गया या इनपुट्स प्राप्त हुए, उन्हीं इनपुट्स के आधार पर फिलहाल एनआईए की टीम यहां पर दबिश देने पहुंची है। अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट इस कार्रवाई को लेकर अभी तक? देखिए, इस वक्त में 17 लोकेशन पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो 17 लोकेशन है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, और एक जो लोकेशन है वो गोवा, और एक लोकेशन पंजाब का भी है। तो इन लोकेशन पर एनआईए के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर पूरे इस मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से इस संगठन को पिछले कुछ समय पहले प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन इस संगठन से जुड़े हुए कई लोग जो है अभी भी सक्रिय तौर पर जुड़े हुए थे, और विदेश से काफी कई लोगों के संपर्क में जुड़े हुए थे। तो किस तरह से विदेश से जुड़े हुए थे, किस तरह से इस मामले में उसकी भूमिका रही है, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आगे की तफ्तीश की जा रही है। हालांकि इस मामले में रजाक नाम के एक शख्स के बारे में जानकारी मिली थी जो सऊदी अरब से लौटा था, और लौटने के बाद वो जिस तरह से बिहार में काफी सक्रियता के साथ में पीएफआई को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था, कई लोगों को जोड़ रहा था, तो उसके बारे में जानकारी ली गई है। उसके बाद उसकी बाद में गिरफ्तारी की गई। तो उसी से गिरफ्तारी के बाद आगे जांच का दायरा आगे बढ़ा, और उसने ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बारे में तमाम जानकारियों के बारे में साझा किया, जिसके बाद आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहले जिस तरह से कई ऐसे सिन्नी से जुड़े हुए जो लोग थे, उसको जिस तरह से बकायदा वो जब पीएफआई में जुड़े, हालांकि पीएफआई को फिर बाद में प्रतिबंधित किया गया, लेकिन अभी भी काफी लोग जो है सक्रिय तौर पर जुड़े हुए हैं। और इस मामले पर तमाम इनपुट्स को खंगालने के लिए एनआईए की टीम को पिछले कुछ दिन पहले से ही मध्य प्रदेश के कई अलग अलग लोकेशन पे एक्टिव किया गया था, और शायद उसी का तकाजा है कि आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। तो कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को एनआईए के द्वारा भी
साझा किया जा सकता है कि आज सर्च ऑपरेशन के दौरान में किस तरह की जानकारियां मिली, किस तरह के तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, और इस मामले में तमाम सबूतों और तमाम गवाहों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी बिल्कुल, यानी कि तमाम बड़े खुलासों की उम्मीद तो शंकर है ही, लेकिन एक और बड़ी चुनौती एनआईए की टीम के लिए ये कि पहली बार नहीं है कि इस तरह का ऑपरेशन पीएफआई के खिलाफ चलाया गया हो। प्रतिबंधित संगठन इसे घोषित किया गया, उससे पहले भी कार्रवाइयों का दौर चला, लेकिन उसके बावजूद अगर कनेक्शन यहाँ पर पनप रहे हैं तो उन्हें ध्वस्त करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। देखिए, जो संगठन की अगर बात करें तो संगठन में कई ऐसे लोग हैं जो पिछले काफी समय से काम करते रहे हैं, लेकिन जब संगठन प्रतिबंधित हो गया तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये अब इस मामले में जांच एजेंसी कोई काम नहीं करेगी, जांच एजेंसी को पता नहीं चलेगा, और आपस में मीटिंग्स करना और इसके साथ ही फंड की व्यवस्था करना और तमाम जो मीटिंग्स को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से इस मामले में कई इनपुट्स मिले थे और इस मामले में जो लोगों की सक्रियता बढ़ रही थी और खास तौर पे जिस तरह से विदेश से कई लोग इससे जुड़ रहे थे, बिल्कुल, यानी कि इसीलिए ये पहल की गई कि पीएफआई के खिलाफ एक बार फिर से एक्शन लिया जाए। शुक्रिया आपका शंकर, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर जिसके बारे में आपको जानकारी दे। शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मुहर लग सकती है, साथ ही साथ मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट की, क्योंकि रिक्त पद, अस्थायी पद को लेकर नियुक्ति की जो बात सामने आई है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। लोकायुक्त के 475 अस्थायी पद हैं जिन्हें जारी रखने का प्रस्ताव इस बैठक में रखा जाना है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर, रीवा के चौकीदारी के पदों पर प्रस्ताव भी। इधर राजस्व कोर्ट की कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव भी रखा जाना है। लाइनमैन के लिए जोखिम भत्ते का भी प्रस्ताव रखा जाएगा, उसे भी कैबिनेट की आज मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के लिए 972 पदों को मंजूरी मिल सकती है, जिनको लेकर जिन्हें भरने की कवायद भी जल्द ही शायद प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से शुरू हो। तो कैबिनेट की बैठक आज काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि रिक्त पदों को मंजूरी भी इसमें मिली है। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने और इसलिए लिहाजा बहुत सारी तैयारियां की जानी है। इनकी कवायद अब तेज होती हुई नजर आ रही है। मतदाताओं का सर्वे होना है। नाम जोड़ने और हटाने के लिए टीम लगातार लोगों के घरों तक पहुंचने वाली है। 16 मई तक ये अभियान चलेगा। इसके लिए घर घर बीएलओ पहुंचेंगे। एक बड़े स्तर पर तैयारी की जरूरत जब भी विधानसभा चुनाव प्रदेश में होते हैं, और उसी की तैयारियों की सुगबुगाहट अब तेज होती हुई साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले जो प्रक्रिया है उसे जमीनी स्तर पर पूरा करने की कोशिश। 16 मई तक सर्वे होगा। नाम जोड़ने का काम या हटाने का काम बीएलओ खुद घर घर जाकर अपनी टीम के साथ इस काम को पूरा करेंगे। और मध्य प्रदेश के साथ साथ चर्चा कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की भी करेंगे, जहां प्रचार के रण में एक बार फिर से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता नजर आने वाले हैं। आज मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा, उनके साथ रमन सिंह भी छत्तीसगढ़ से मौजूद रहेंगे। बेंगलुरु पहुंचे हैं और बीडी शर्मा, उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीडी शर्मा को मल्लेश्वरम विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर सभाएं और रोड शो करते हुए नजर आएंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह, जिनकी हम चर्चा करें, आज बोमनहल्ली विधानसभा सीट का प्रचार का जिम्मा वो संभाले हुए हैं, और इसलिए आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं का दौरा देखने को लगातार मिलेगा कर्नाटक में। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, और आज देखिए बीडी शर्मा और रमन सिंह दोनों ही बीजेपी नेता मौजूद रहने वाले हैं। कुछ ही दिनों बाद ये भी जानकारी आप देखेंगे, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक में चुनावी प्रचार में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली महत्वपूर्ण खबर कूनो से है, जहां चीता उदय की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। कार्डियोपल्मोनरी फेल होने की वजह से चीते की मौत की बात सामने आई है। फेफड़े और किडनी में संक्रमण की जानकारी मिली है। चीतों की सेफ्टी के लिए अब दूसरे राज्यों में चीतों को शिफ्ट किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण जानकारी। इसे लेकर पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने केंद्र को भी पत्र लिखा है, क्योंकि कूनो में 2 चीतों की मौत के बाद से ही वन विभाग सख्ती में है। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कूनो नेशनल पार्क का बताया जा रहा है, जिसमें चीता उदय बाड़े के अंदर लड़खड़ाकर चलता हुआ दिखाई देता है, अचानक से गिर जाता है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है।
आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां बीच सड़क पर युवकों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और उसका वीडियो भी अब सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। दो युवक मारपीट करते हुए नजर आए, उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। बताया यह भी जा रहा है कि विवाद युवती के चक्कर में हुआ। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, लेकिन बाद में नौबत मारपीट तक आ गई। फिर क्या था, सभी एक दूसरे पर टूट पड़े। वीडियो में एक युवती भी नजर आती है, जो कि बीच बचाव करती दिखती है। घटना शहर के बैजा ताल इलाके की, और इस मारपीट को लेकर सड़क पर जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली। रास्ते से गुजरने वाले लोग गाड़ियां रोककर इस ड्रामा को देखने लगे। हालांकि घटना में अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से किसी तरह की शिकायत सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक, क्योंकि शहर की कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े करता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर के बैजाताल इलाके की। दो पक्ष आपस में भिड़े। युवती भी इन तस्वीरों में एक नजर आती है, जो कि बीच बचाव करती हुई दिखती है, लेकिन उसके साथ भी मारपीट हुई। आसपास जितने भी लोग थे गाड़ियां रोककर इस तमाशे को देखते रहे। पुलिस को सूचना नहीं दी गई, ना ही दोनों पक्षों की तरफ से या किसी भी पक्ष की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई। तो आप देख रहे हैं दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ है। हालांकि शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, लेकिन चूंकि वीडियो सामने आया तो हो सकता है पुलिस इस पर स्वतः संज्ञान ले। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, इसको लेकर भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ेंगे। सुशील, आप चाहते हैं क्या कुछ हुआ इस पूरी घटना के दौरान, और क्या विवाद की वजह अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, जो विवाद हुआ है, एक युवती के पीछे विवाद हुआ है, और उसी युवती की वजह से ये दो पक्ष अगर देखें तो दो लड़के हैं, उन दोनों के बीच विवाद हुआ। कुछ दूसरे भी साथी थे इसमें, और ये पूरी घटना कल शाम को ग्वालियर के बेजाताल इलाके की है। मोती महल के सामने बेजाताल इलाका है, जहाँ ये मेन रोड है, वहाँ पर ये पूरा विवाद हुआ है। बीच बचाव करने का प्रयास किया गया है, लेकिन देखा जा रहा है उसमें कि युवती के साथ भी जो है धक्का मुक्की हुई, दोनों में मारपीट भी हुई युवकों में। और जो प्रत्यक्षदर्शी उस दौरान निकल रहे थे, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइलों में कैद किया है, और ये पूरा जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर एक तरह से वायरल भी हो रहा है। और हालांकि इस घटना के बाद उस समय ना तो वहाँ पुलिस पहुँच पाई थी, क्योंकि पौष इलाका था, वहाँ पुलिस मौजूद होना चाहिए। बेजाताल के आसपास वोटिंग सेंटर भी है, लेकिन कहीं भी पुलिस वाले नज़र नहीं आए। बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट तक ये लगभग हंगामा इनका चलता रहा। उसके बाद दोनों ही जो पक्ष के लोग हैं वो वहाँ से चले गए लोगों की समझाइश के बाद, लेकिन इसमें किसी तरह की पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं पहुँची है। पुलिस के सामने भी परेशानी यही कि इस तरह की जो घटना है लगातार सामने आ रही है। रविवार को भी हमने दिखाया था कि एक पार्क में एक जो युवती है उसने अपने बॉयफ्रेंड पर दगाबाजी का आरोप लगाते हुए उसे चप्पलों से पीटा था। सोमवार को ये घटनाक्रम हुआ। उसके पहले अगर देखें तो कल ही महाराजबाड़ा इलाके में भी जरा सी बात पे बाइक टकराने को लेकर विवाद हुआ और दो पक्षों में लोग भिड़ गए। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये भी आ रही है कि ऐसे जो पोश इलाके जहाँ पर इस तरह की घटना होती है, घटना के दौरान देखने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पुलिस मौजूद नहीं रहती। अगर पुलिस की मौजूदगी रहेगी तो इस तरह की घटनाएं शायद होने से रुक जाएगी, या इनका जो सिलसिला है बढ़ रहा है वो थोड़ा थम जाएगा, और जो बड़ी घटना हो सकती है उन घटनाओं पर भी लगाम लगाई जा सके। लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं साफ बयां कर रही कि युवती के पीछे जो विवाद है ये पूरा विवाद सामने आया है इसमें। निश्चित ही, और पुलिस को संज्ञान लेने की बहुत ज्यादा जरूरत इसमें। शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जबलपुर से अगली खबर, जहां कुख्यात सटोरिया दिलीप खत्री के 2 एजेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों सटोरियों के पास से लाखों की नकदी मिली है, साथ ही डिजिटल डिवाइस के जरिए लेन देन का भी रिकॉर्ड यहां से सामने आया है। दोनों कलेक्शन का काम किया करते थे, और फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासे भी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि डिजिटल डिवाइस के जरिए लेन देन के भी खुलासे, और इसी वजह से माना जा रहा है कि दोनों ही दिलीप खत्री के एजेंट थे, कलेक्शन का काम किया करते थे। पुलिस आगे की कार्रवाई में लगातार जुटी हुई, तफ्तीश की जा रही है, पूछताछ भी लगातार चल रही है, जिसमें कई बड़े खुलासों की उम्मीद पुलिस को।
और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर आईआईएम रोहतक ने सर्वे किया है। देश में 96% लोग ऐसे हैं जो मन की बात कार्यक्रम से सीधे जुड़े हुए हैं। जानकारी उन्हें है मन की बात कार्यक्रम को लेकर और 23 करोड़ लोग हमेशा मन की बात कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं। सर्वे में उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण क्षेत्र द्वारा डेटा एकत्रित किया गया और 17.6% लोग ऐसे जो कि मन की बात कार्यक्रम रेडियो के जरिए सुनते हैं। 44.7% लोग ऐसे जो कि टेलीविजन पर मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। 37.6% लोग मोबाइल पर मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। 65% लोग हिंदी में मन की बात सुनते हैं, जबकि 18% अंग्रेजी में से सुनते हैं। और इस सर्वे से जुड़े हुए कुछ तथ्य भी सामने आए हैं जिनको लेकर आपको हम जानकारी दें। मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कम से कम एक बार तो मन की बात कार्यक्रम को जरूर सुना है। 96% लोग ऐसे हैं जो कि मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी रखते हैं, जानते हैं। 23 करोड़ लोग हमेशा मन की बात कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं। 17.6% लोग ऐसे जो कि मन की बात कार्यक्रम रेडियो पर सुनते हैं। 44.7% लोग ऐसे जो कि टेलीविजन पर इसे देखते हैं। 37.6% लोग मोबाइल पर मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। 65% लोग ऐसे जो कि हिंदी में मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। 18% ऐसे जो कि अंग्रेजी में इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं। सर्वे का कुल सैंपल साइज जिसमें 10,003 था। सर्वे में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम डेटा तमाम दिशाओं से जोड़कर रखा गया है। हर जोन से करीब 25 लोग सर्वे में शामिल हुए हैं और साथ ही साथ खास बात यह कि 15 साल से ज्यादा की आयु के लोगों से इसमें राय मांगी गई, जिससे ये पता कर पाए कि युवाओं में इस कार्यक्रम को लेकर कितना जोश है, कितना उत्साह है। ये पूरा डेटा सर्वे के जरिए सामने आया जो कि ग्राफिक्स के जरिए आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और अब बात इस पर कि संवाद का कितना प्रभावी तरीका मन की बात कार्यक्रम निकलकर सामने आया, इसे लेकर भी कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे। पीएम मोदी कई विषयों के अच्छे जानकार हैं, ये इस कार्यक्रम से जरूर जानकारी सामने आती है। पीएम मोदी श्रोताओं से भावनात्मक रिश्ता बना लेते हैं, ये आपको जरूर देखने को मिला होगा। पीएम मोदी ताकतवर और निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले एक लीडर हैं। पीएम मोदी नागरिकों से सीधी बात करते हैं और गाइड भी उन्हें करते हैं कई सारे मसलों को लेकर, जो भी बातें फिलहाल देश में चली आ रही हैं या जिनको लोगों के बीच पहुंचना जरूरी है, उन्हें जरूर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखा जाता है। कुल मिलाकर मन की बात कार्यक्रम संवाद का एक प्रभावी तरीका है जिसमें न सिर्फ जानकारियां पहुंचाते हैं प्रधानमंत्री, बल्कि उनके रिस्पॉन्सेस पर भी वो जवाब देते आ रहे हैं। हर बार मन की बात कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि उनके लिसनर्स उन तक उनकी बात का रिस्पांस भी पहुंचाएं, फीडबैक पहुंचाएं और उन फीडबैक्स के आधार पर अगले कार्यक्रम की शुरुआत को करते हैं। और अब अगला डेटा आपके सामने रखेंगे जिसमें मन की बात कार्यक्रम का कितना सकारात्मक असर हुआ है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। 60% लोग ऐसे हैं जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए इस कार्यक्रम के बाद से प्रेरित हुए हैं। करीब 55% लोग ऐसे जिन्होंने माना है कि वे पहले से ज्यादा जिम्मेदार नागरिक बने हैं। 63% ऐसे जिन्हें लोगों ने माना है कि सरकार के प्रति उनका सकारात्मक रुख हुआ है। 55% लोग ऐसे भी जो कि ये मानते हैं कि सरकार में उनका भरोसा बढ़ा है। लोगों ने माना है कि उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। 73% ऐसे लोग जिनको सरकार के कामकाज और देश की प्रगति के लिए आशावादी होना पाया गया है। ये पूरा डेटा आपके सामने रख रहे हैं मन की बात कार्यक्रम से जुड़ा हुआ। कितना इसका रिस्पांस रहा, रिस्पांस की वजह से कितने सकारात्मक बदलाव लिसनर्स में आए, उसकी भी हमने डिटेल आपके सामने रखी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहचान के तौर पर अगर इस कार्यक्रम को देखा जाए तो कितना बदलाव आया है, ये भी आपके सामने रखा। इधर मंत्रोच्चारणों और आर्मी बैंड की मधुर धुनों के साथ भगवान केदारनाथ के कपाट आज खुल गए हैं। कपाट खुलते ही केदार धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस खास मौके पर मंदिर परिसर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। इस दौरान हजारों श्रद्धालु भी यहां पर मौजूद रहे और मंदिर के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने केदार धाम में दर्शन किए। ये तस्वीरें आपको उसी वक्त की हम दिखा रहे हैं जब केदार धाम में दर्शन के लिए जैसे ही कपाट खुले, हर हर महादेव के जय घोष। और सबसे पहले भक्त चाहते थे कि बाबा केदारनाथ के दर्शन करें, इसलिए कपाट खुलने के साथ ही बाबा केदार धाम में उन्होंने प्रवेश किया और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस दौरान देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
उसी वक्त की तस्वीरें जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। तो बड़ी संख्या में लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए हर साल ही पहुंचते हैं। 16 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस पहले ही हो चुके हैं। इस बारे में भी जानकारी सामने आई है। आज 20 क्विंटल फूलों के जरिए इस मंदिर को भव्य स्वरूप में सजाया गया और श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज यहां पर जैसे ही पहुंचा तो देखिए किस तरह का उत्साह बाबा के भक्तों के बीच देखने को मिला। इधर उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जगत के पालनहार माने जाने वाले श्री हरि के इस पावन मंदिर के कपाट 6 महीने बाद 27 अप्रैल 2023 को खोले जा रहे हैं। भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट इस साल परंपरागत तरीके से पूजन करने के बाद सुबह 7 बजे खोले जाएंगे। बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धाम है जिसे मोक्ष धाम भी कहा जाता है। मान्यता है कि बद्रीपुरी में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। इसीलिए तो यहाँ 6 महीने नारद और 6 महीने नर यानी कि मनुष्य भगवान बद्री विशाल की पूजा करते हैं। कि भगवान बद्री विशाल सतयुग से ही अनेक रूपों में यहाँ पर विराजमान है। आज कलयुग में भी जो भी भक्त अपनी इच्छा को लेकर यहाँ पर आता है तो भगवान बद्री विशाल उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक कण-कण में भगवान शिव और नारायण विराजमान हैं। इसीलिए तो लाखों की संख्या में भगवान बद्री विशाल के दर्शन और भोलेनाथ के दर्शनों के लिए हर साल तीर्थयात्री चारों धाम की यात्रा पर आते हैं। इससे ऊपर जितनी भी ये पावन धरती है, अब से पूर्व का आप इतिहास उठा के देंगे, हर युग का, हर इतिहास का, हर वर्ग का, हर व्यक्ति अंतिम में हिमालय की ओर ही आया है। पांडवों कालीन आप देख लो, इंद्रप्रस्थ में, खांडव वन में, कुरुक्षेत्र में सब कुछ करने के बाद में अंतिम में बद्री का आश्रम पांडव लोग आए। हर साल लाखों की संख्या में भक्त बद्रीनाथ धाम पहुँचते हैं। इस साल भी उम्मीद है कि भारी संख्या में भगवान नारायण के दर्शनों के लिए देश के कोने कोने से तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। कहते हैं जब मन में किसी को लेकर विश्वास हो तो भी क्या धर्म और धर्म जात पात कुछ मायने नहीं रखता। इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए हर रोज ही पहुंचते हैं। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। केरल के कोची में पीएम का रोड शो, लोगों ने बरसाए फूल, वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मणिपुर में खेल मंत्री के चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हुए शामिल। 2 दिनों तक चलेगा शिविर।